हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है? एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है और ज़्यादातर बच्चों को या किशोरावस्था के व्यक्तियों को अफेक्ट करती है। और इसमें होता क्या है, इसकी जो थीम है वो ये है कि जो बच्चा है वो किसी भी तरह का सामाजिक रूल नहीं मानता, किसी भी तरह का अपने घर का मतलब पारिवारिक रूल नहीं मानता। तो बच्चा बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन में रहता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाला व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है, बल्कि दूसरों की वेलबींग को भी बच्चा हार्म करता है, मतलब कि नुकसान पहुंचाता है दूसरों की सेफ्टी को भी। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ ये एक नॉर्मल जो बैड बिहेवियर होता है उसी को मैं कंडक्ट डिसऑर्डर कह रहा हूँ। बैड बिहेवियर तो चलो एक बात हो गई कि हाँ, बच्चे को कभी गुस्सा आ गया, बच्चा कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, बच्चे ने दूसरे को नुकसान पहुँचा दिया। लेकिन अगर यही वाली चीज़ एक कंसिस्टेंट पैटर्न में रहे तो वो चीज़ कंडक्ट डिसऑर्डर के दायरे में आ सकती है। ज़्यादातर ये लड़कों में देखा जाता है और इतना भी अनकॉमन नहीं है। आप समझिए कि लगभग 2 से 3% बच्चों को जो स्कूल गोइंग होते हैं उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर देखा जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा कि कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स या लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या लाइन होती है कि बच्चा नॉर्मल है या कि बच्चे को ये वाला डिसऑर्डर हो चुका है। साथ-साथ दोस्तों, मैं आपके साथ बात करूँगा कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं, डॉक्टर्स किस तरह से इस बीमारी की डायग्नोसिस बनाते हैं और इसके इलाज की क्या-क्या संभावनाएँ होती हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बिल्कुल साइंटिफिक बात करूँगा। तो अगर आपको भी ऐसी किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको वीडियो के लास्ट तक ये पता लग जाएगा कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है, किस तरह से आपको इस चीज़ के बारे में एक मन में शक हो सकता है और आप डॉक्टर के पास जाकर के मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो नॉर्मल एक टीन एज में रेबेलियन होता है, मतलब बच्चों के अंदर एक विद्रोह की भावना होती है, उसी चीज़ का नाम कंडक्ट डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है। कंडक्ट डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि एक सीरियस कंडीशन, एक ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से कि पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर, सबके अंदर एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न हो जाए और बच्चे के साथ में मतलब उठना बैठना, बच्चे के साथ में डील करना, व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि बच्चे के अंदर ये वाली सारी वॉयलेंट टेंडेंसीज़ हैं, ये सारी हिंसक या आक्रामक टेंडेंसीज़ हो जाती हैं। जो लक्षण होते हैं बच्चों में ना, वो 4 कैटेगरीज़ में से किसी में भी हो सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है कि एग्रेशन। एग्रेशन मतलब लोगों के लिए एग्रेशन या फिर एनिमल्स के लिए एग्रेशन। अगली चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसे डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी होना, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन करने की टेंडेंसी होना। अगली चीज़ है कि डिसेप्टिवनेस होना, या डिसेप्टिवनेस का मतलब हो गया कि धोखा देने वाली टेंडेंसी होना, या थेफ्ट होना। थेफ्ट मतलब कि चीज़ों को चुराने की टेंडेंसी होना। और अगली चीज़ है, चौथी हेडिंग है कि जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को सीरियसली वॉयलेट करने की टेंडेंसी होना, मतलब कि रूल्स को ब्रेक करने की ज़बरदस्त टेंडेंसी होना। अब मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ सारी हेडिंग्स की और उनके अंदर जो भी लक्षण आते हैं उनकी। तो पहली चीज़ होती है एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स। तो जैसे कि दोस्तों नाम से ज़ाहिर है कि लोगों के लिए या एनिमल्स के लिए, मतलब पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब आक्रामक या हिंसक व्यवहार होना। इसके अंतर्गत क्या-क्या हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फिज़िकल फाइट्स में पड़ जाए, बच्चा बहुत ज़्यादा फिज़िकल क्रूएल्टी दिखाए लोगों के साथ में, मतलब बिना इस बात का अंदेशा लिए कि कितना नुकसान किसी को पहुंच सकता है, बच्चा बस नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाने की कोशिश करता है फिज़िकली। साथ-साथ में दूसरे को इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, मतलब डराने की कोशिश करना, दूसरे पे धौंस जमाने की कोशिश करना, या कि बुल्ली करना, ये भी अपने आप में एक चीज़ होती है। साथ-साथ में दूसरे को थ्रेटन करना, धमकियाँ देना। इस तरह का जो व्यवहार है ये बहुत ज़्यादा इमोशनली भी एग्रेसिव है, ये आप समझते हैं, और फिज़िकल एग्रेशन तो हो ही सकता है अगर किसी के मन में इस तरह की टेंडेंसीज़ चल रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चा अपने पास में कोई वेपन या कोई हथियार रखना स्टार्ट कर दे, कोई भी चीज़, कोई डंडा, या आप समझते हैं किसी भी तरह की चीज़ जिससे दूसरे को चोट पहुंचाई जा सकती है, और उसका इस्तेमाल भी करे। और एक चीज़ ये भी है कि कई बार ये भी देखा जाता है अनफॉर्चुनेटली कि फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की भी टेंडेंसी होती है इस तरह के पेशेंट्स में, और वो दूसरे के साथ में कुछ एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश भी कर सकते हैं ज़बरदस्ती तरीके से। इससे उन्हें फ़िज़िकल नुकसान पहुंचाने की भी साथ-साथ में कोशिश कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब फ़िज़िकल जो भी फ़ाइट वाली चीज़ आ रही है, जो भी इस तरह की चीज़ आ रही है कि जिसमें सामने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार हो रहा है, तो वो चीज़ अपने आप में इस कैटेगरी में फ़िट होती है।
अगली हेडिंग आती है दोस्तों प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, जो अपने आप से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो मतलब दूसरों के सामान को नुकसान पहुंचाना, दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, चीज़ें तोड़ फोड़ देना, कहीं पे भी आग लगा देना, कुछ भी इस तरह के काम करना, किसी की गाड़ी तोड़ दी या उसमें मतलब नुकसान पहुंचा दिए, डेंट वेंट लगा दिए जानबूझ करके, किसी के घर में गए तो वहाँ पे सामान वामान तोड़ दिया, कुछ भी इस तरह की चीज़ सामने सामने भी कर सकते हैं और चोरी छुपे भी कर सकते हैं। अगली हेडिंग आती है डिसेप्टिवनेस, मतलब धोखा और थेफ्ट या चोरी करने की टेंडेंसी होना। तो ये भी जैसे नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि किसी के भी घर में घुस जाना बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी जानकारी के में भी, या किसी की गाड़ी में घुस जाना और वहाँ पे फिर सामान को चुरा लेना या सामान को नुकसान पहुँचा देना, लोगों से सीधे सीधे सामने सामने झूठ बोल देना अपने फ़ायदे के लिए या उनके नुकसान के लिए, और सामान चुरा लेना, किसी भी दुकान में गए वहाँ से कोई भी सामान चुरा लिया, जिसे हम शॉपलिफ्टिंग भी कहते हैं, ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगली चीज़ है कि रूल्स को बड़ा सीरियसली ब्रेक करना स्टार्ट कर देना, इतना ज़्यादा कि मतलब पेरेंट्स को भी लगे कि ये क्या है, बच्चे तो ऐसे नहीं करते नॉर्मली। तो फॉर एग्जांपल 13 साल की उम्र के पहले अगर बच्चा रात भर के लिए बाहर है, ये अपने आप में एक पॉइंट होता है, एक लक्षण होता है। अगर 13 साल की उम्र के पहले बच्चे के अंदर ये टेंडेंसी आ रही है कि वो घर से तो निकल रहा है स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, वहाँ पे एब्सेंट है, कहीं और समय व्यतीत कर रहा है, कहीं और घूम फिर रहा है या कुछ और कर रहा है। एक चीज़ ये भी है कि बच्चा अगर घर से भाग गया, कम से कम 2 बार अगर ऐसा हुआ है कि बच्चा घर से बिना बताए, बिना किसी कारण के भाग गया, तो फिर ये भी अपने आप में एक लक्षण आता है जो कि इस कैटेगरी में फिट होता है। अगर हम कुछ और भी लक्षणों की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा नशे की प्रॉब्लम में पड़ जाए, अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दे, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दे, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दे, कोई भी ऐसी चीज़। या ऐसा भी देखा जा सकता है साथ साथ में कि बच्चा बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी उसे बहुत छोटी सी भी बात नहीं होती मतलब कहने की, लेकिन उसे गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है, गुस्से का उबाल इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो चीज़ समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, दिखाई पड़ती है, घातक हो सकती है। साथ साथ बच्चा जो भी एक्शंस कर रहा है ना, जब ऐसा पता लगे कि बच्चे के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं आ रही कि जो भी मैंने काम किए हैं वो गलत काम है, बच्चे के अंदर कोई भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, तो ये भी अपने आप में एक लक्षण है। साथ साथ इन बच्चों को रिलेशनशिप्स बनाने में, दोस्तियाँ बनाने में या किसी के साथ कोई भी रिश्ता निभाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं निभा पाते क्योंकि उनका व्यवहार इस तरह का होता है। जब किसी का व्यवहार इतना ज़्यादा हॉस्टाइल होगा तो आप समझ सकते हैं उससे कोई भी व्यक्ति रिश्ता कैसे रख सकता है, उसके माँ-बाप या उसके जो फैमिली है, उन्हें भी मुश्किल आती है। क्या होता है ना कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं ना, उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। आप समझिए उनकी एजुकेशन कितनी प्रभावित हो जाएगी। अगर कोई बच्चा क्लास में इस तरह का व्यवहार रखता है या अपने सहपाठियों से या अपने टीचर से इस तरह का एक दुर्व्यवहार करता है जिसे आप कह सकते हैं, क्या उसकी पढ़ाई ठीक से हो पाएगी? क्या टीचर्स को उसे पढ़ाने में क्या टीचर्स फोकस हो पाएंगे, या उनका ध्यान इसी बात पर रहेगा हमेशा कि बच्चा अब क्या काम कर रहा है, अब किसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या पहुंचा रहा है? तो उनकी जो एजुकेशन है ना, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। बार बार वो बच्चे नॉर्मली क्लास से एब्सेंट होते हैं, बार बार उन्हें क्लास से निकाला जाता है, बार बार उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी हैसल्स होती हैं। नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कि डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, जहाँ पे रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर एक बच्चा गलत है तो उसे दरकिनार तो नहीं किया जा सकता, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि फिर बाकी सारे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। साथ साथ में इम्पैक्ट ये भी होता है कई बारी कि ये बच्चे जो हैं वो लीगल प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ कानूनी चीज़ हो ही सकती है ना, अगर उन्होंने किसी का कुछ ज़्यादा नुकसान कर दिया, फिर लोग कानूनी भी एक तरह से स्टेप उठा लेते हैं कई बार। ये भी चीज़ है कि इन बच्चों की रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि ये बच्चे एक अपनी स्वस्थ जो है रिश्ता किसी के साथ में नहीं बना पाते, नहीं निभा पाते। रिश्ते बने तो हुए होते ही हैं, एक फैमिली तो मिलती ही है जन्म के साथ में, लेकिन इन बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है जो कि इनके कंट्रोल में भी नहीं होता, जिसकी वजह से इनके साथ में लोग रिश्ते नहीं निभा पाते, इनके दोस्त वगैरह सच्चे नहीं बन पाते। और एक ये भी चीज़ होती है कि ये वाले बच्चे रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में भी पड़ने की इनकी टेंडेंसी रहती है। तो रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर से मेरा मतलब हो गया कि एक तो टाइम के पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, प्लस मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखी जा सकती हैं। विदाउट प्रोटेक्शन काम करना और एक सामाजिक दायरे को पूरी तरह से पीछे करके किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में आगे चले जाना, जिससे कि एक तरह से नुकसान होता ही है और ये एक तरह से सामाजिक मतलब बुराई ही है। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें डायग्नोसिस बनाने का एक क्राइटेरिया है जिसे हम डीएसएम क्राइटेरिया बोलते हैं। मतलब इसमें डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स पेशेंट से ठीक से, बच्चे से ठीक से बात करेंगे, समझेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके टीचर्स से या जो भी उसकी फैमिली है उन सबसे बात करके समझेंगे कि सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है। फिर अगर ये जो मैंने 4 हेडिंग्स बताई थी, इनके अंदर अगर कोई भी 3 हेडिंग्स के लक्षण प्रेजेंट हैं पिछले 1 साल में, साथ में किसी भी एक हेडिंग का लक्षण प्रेजेंट है पिछले 6 महीने में, तो डायग्नोसिस बन जाएगी। मैं फिर से एक बार वो हेडिंग्स आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ थी एग्रेशन टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स, लोगों के लिए या पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा आक्रामकता होना। अगली चीज़ है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन करना,
अगली चीज़ है डिसेप्टिवनेस, या मतलब धोखा देना की टेंडेंसी होना, या थेफ्ट मतलब कि चोरी करने की टेंडेंसी होना। और लास्ट चीज़ है कि सीरियस रूल्स वॉलेशन, मतलब रूल्स को पूरी तरह से तोड़ना। तो जब ऐसे बच्चे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स का सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ है। साथ साथ फैमिली से भी बात करते हैं, पूरी की पूरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है, बच्चे का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। कई केसेस में कुछ एक टेस्ट भी करा के देखे जाते हैं कि बॉडी में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं हो गई है, या कई बार ब्रेन की इमेजिंग करा के भी देखी जाती है कि क्या कोई और मिलती जुलती बीमारी तो नहीं है बच्चे को। लेकिन अगर सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो फिर उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनाई जाती है और इसके इलाज की बात होती है। दोस्तों, कारणों की अगर बात करें तो अभी भी कुछ एग्जैक्ट कारण नहीं पता इस बीमारी का कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है, कि हम कारण कोई पूरी तरह से ख़त्म कर सकें ताकि किसी को ये वाली बीमारी हो ही ना। अभी ऐसा नहीं है। कुछ एक फाइंडिंग्स हाँ देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर किसी की फैमिली में कंडक्ट डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो फिर व्यक्ति को होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इस बीमारी को जन्म देने में आप समझिए कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरप्ले करते हैं। बायोलॉजिक फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले करती हैं। इसमें ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ भी देखी जा सकती हैं। कई बार ऐसे पेशेंट्स की जब ब्रेन की इमेजिंग करके देखी जाती है तो उसमें पता लगता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक रीजन होता है ब्रेन का, तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये जो ब्रेन का पार्ट होता है, इसका काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग होती है, जो अटेंशन होती है, इन सब चीज़ों को ठीक से गवर्न करना, मतलब जो एक व्यक्ति की जजमेंट की पावर होती है उसको ठीक से कंट्रोल करना, ये सारे काम होते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के। तो उसमें प्रॉब्लम देखी जा सकती है। लिम्बिक सिस्टम में भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। लिम्बिक सिस्टम का मेन काम होता है कि जो हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो हमारा एक तरह से इमोशनल सिस्टम है, उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना। तो ब्रेन की इमेजिंग में इन चीज़ों में एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ना देखी जाए, कोई भी चीज़ इमेजिंग में ना पकड़ में आए, इमेजिंग बिल्कुल ठीक ठाक हो। अगर इमेजिंग बिल्कुल ठीक ठाक भी है, इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को कंडक्ट डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसकी जो डायग्नोसिस बनती है, मैंने जैसे पहले भी कहा था, वो क्लिनिकल बनती है। क्लिनिकल से मतलब है कि पेशेंट के अंदर अगर वो सिम्टम्स हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो फिर डायग्नोसिस बन चुकी है इसका मतलब। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी जो वर्बल स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। बच्चे ठीक से बातचीत करके अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बच्चों की आईक्यू कम है, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के अंदर जो एक तरह से एग्जीक्यूशन स्किल्स होती हैं, मतलब किसी भी काम को करने की जो एक चेष्टा होती है, किसी भी थॉट को सोचने की एक प्रोसेस होती है, अगर इन सारी चीज़ों में भी कोई प्रॉब्लम है, तब भी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि इन बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो पैदा हो जाएगा। साथ साथ में सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी न किस्म की अब्यूज़ का सामना करना पड़ा होता है कभी भी। ऐसे बच्चों में भी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि उन्हें आगे चल के कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो पैदा हो जाएगा। वो बच्चे जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ से आते हैं, या कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, जिनके पेरेंट्स के अंदर एक क्रिमिनल माइंडसेट होता है, या कि जिनके पेरेंट्स ने ठीक से बच्चों का ध्यान नहीं रखा होता, ठीक से बच्चों को सुपरवाइज़ नहीं किया होता, ठीक से बच्चों को घर के अंदर एक तरह से शिक्षाएँ नहीं दी होती हैं, उनके अंदर भी टेंडेंसीज़ ऐसे बच्चों में ज़्यादा हो जाती है कि कंडक्ट डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों में साथ साथ में और कौन-कौन सी किस्म की प्रॉब्लम्स होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ADHD मतलब जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, ये होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऐसे बच्चों में। साथ साथ में लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये अपने आप में भी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। डिप्रेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। एंग्जाइटी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। साथ साथ में सेल्फ़ हार्म करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। सेल्फ़ हार्म का मतलब हो गया खुद को नुकसान पहुंचाने की भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन बच्चों में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये अपने आप में कंडीशन होती है जिसमें कि व्यक्ति की लाइफ में अगर कोई भी एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ होता है, कोई भी एक बिल्कुल हृदय विदारक घटना हुई होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसकी भी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों में। और सब्सटेंस एब्यूज़, मतलब कि ड्रग्स का एब्यूज़ करना या किसी भी तरह के नशे के पदार्थों का सेवन करना, इस तरह की टेंडेंसी भी ज़्यादा देखी जाती है कंडक्ट डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के साथ में। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के। तो पहला टाइप है जिसका नाम है चाइल्डहुड ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे में बाल्यावस्था में ही इस तरह के लक्षण आना स्टार्ट हो गए थे, बच्चे में चाइल्डहुड में ही ये वाले सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए थे कि जिससे कंडक्ट डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। अगली चीज़ है एडोलेसेंट ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि बच्चे में किशोरावस्था में पहली बार इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के लक्षण देखे गए थे। अगली चीज़ है अनस्पेसिफाइड ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर। तो इस वाले टाइप में क्या है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पहली बार सिम्टम्स कब देखे गए थे, कितनी उम्र में देखे गए थे। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें कई सारी अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। फैमिली थेरेपी का इसमें एक अच्छा रोल देखा जाता है।
फैमिली थेरेपी में क्या होता है कि बच्चे के साथ साथ में बच्चे की फैमिली को भी थेरेपी लेनी होती है, जिससे कि ये पता लग पाता है कि आपस में मतलब किस तरह का एक व्यवहार होना चाहिए परिवार के अंदर, बच्चे के साथ में किस तरह की बिहेवियर करना चाहिए पेरेंट्स को या बच्चे के फैमिली मेम्बर्स को, बाकी जो भी होते हैं, किस तरह की इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। फैमिली थेरेपी से भी कई बार बच्चे के मन में एक विश्वास सा आता है, बच्चे के मन में एक ये चीज़ आती है कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली को इस तरह से सपोर्ट करना है, मुझे ये सब काम नहीं करने हैं जिससे कि मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो। कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली मेम्बर्स कुछ एक ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं ऐसे बच्चों के साथ में जिससे कि बच्चे का जो व्यवहार है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तो फैमिली थेरेपी से वैसी चीज़ें भी पकड़ में आती हैं, पेरेंट्स को या सिबलिंग्स वगैरह को, मतलब भाई बहनों को ठीक से बताया जाता है, समझाया जाता है कि बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार करना है। फैमिली थेरेपी में मतलब जिसमें पेरेंट्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है या केयर गिवर्स की ट्रेनिंग होती है। केयर गिवर्स का मतलब हो गया कि वो लोग जो कि बच्चे के साथ में ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं, जो कि उसकी केयर करते हैं। तो केयर गिवर ट्रेनिंग या पेरेंट ट्रेनिंग में फिर ये चीज़ें भी शामिल होती हैं कि अगर जो भी कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है, अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, उस केस में क्या करना है, किस तरह से उसकी सुरक्षा करनी है, किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, किस तरह से आसपास के माहौल की सुरक्षा करनी है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। साथ साथ में जो भी ट्रिगर फैक्टर्स हो रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेंडेंसीज़ अचानक से आ रही हैं, वो हिंसा की तरफ बढ़ रहा है, किस तरह से उन ट्रिगर्स को टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लेना है और क्या कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि वो व्यवहार जो बच्चे का है वो इतना आक्रामक ना हो उस टाइम पर। बच्चे को एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो फिर जो भी साइकियाट्रिस्ट हैं, जो भी थेरेपिस्ट वगैरह हैं, वो ठीक से एंगर मैनेजमेंट करने की अलग अलग किस्म की टेक्निक्स बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की, डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चीज़ ना सिर्फ जो पेशेंट है वो समझ पाए ठीक से, बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी जब ज़रूरत है उस टाइम पर ठीक से इंक्लूड कर पाए। किसी किसी पेशेंट में मेडिसिन्स की ज़रूरत भी पड़ती है। मेडिसिन्स ऐसी नहीं होती कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर को ठीक कर दे, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लक्षण पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले अगर सिम्पटम्स पैदा हो रहे हैं, तो उन सिम्पटम्स को कम करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए अगर मेडिसिन्स की गुंजाइश है तो फिर डॉक्टर्स मेडिसिन्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं इसमें। साथ साथ में बच्चे की इंडिविजुअल, बच्चे से मेरा मतलब है पेशेंट की इंडिविजुअल साइकोथेरेपी का भी रोल अच्छा देखा गया है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। इसमें फिर समझाया जाता है पेशेंट को ठीक से, बातचीत करके। टॉक थेरेपी होती है इसमें, जो थेरेपिस्ट हैं या जो साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो बात करते हैं। कई सेशंस होते हैं बात करने के, और बात करके ये समझते हैं कि मन में क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स जो हैं वो प्रॉब्लम पैदा करने वाले हैं। उन थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर बच्चे को ये समझाया जाता है कि वो थॉट्स को कैसे हमें मॉड्यूलेट करना है कि उससे नेगेटिव एक्शन ना पैदा हो, बल्कि उसे हम पॉजिटिव एक्शन की तरफ तब्दील करते हैं। तो इसमें फोकस यही रहता है कि किस तरह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसे डेवलप किया जाए, किस तरह से जो कन्फ्लिक्ट वाली जो इवेंट आ रहा है या जो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा हो रही है, किस तरह से उसमें बिना पार्टिसिपेट किए फिजिकली उसे मन में ही रिजॉल्व कर लिया जाए, किस तरह से ऐसा सोचा जाए कि जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा की जाए, उन्हें ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस तरह की कुछ एक टेक्निक्स हैं जो कि डॉक्टर्स बताते हैं। इसमें कई सारे जो सेशंस होते हैं टॉक थेरेपी के, तो उन्हें अटेंड करना होता है, जिससे कि बच्चे को फिर लाभ मिलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगली चीज़ होती है कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि जो भी पेशेंट है उसे थेराप्यूटिक स्कूल्स में रखा जाता है, या कि एक तरह से आप कह सकते हैं रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर जो होते हैं, जहाँ पे कि पेशेंट को रहना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर अलग किस्म का स्ट्रक्चर प्रोग्राम चल रहा होता है सारा का सारा, और वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि बच्चे के पूरे दिन की रूटीन शामिल होती है, और वहाँ पे सारा का सारा जो डिसरप्टिव बिहेवियर है वो बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई भी हो जाता है, और क्या कुछ करना है इसके लिए भी वहाँ पे सारी की सारी गतिविधियाँ चल रही होती हैं साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के ही बच्चे होते हैं सारे। तो आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा ट्रीटमेंट इस चीज़ पर ही फोकस होता है कि कैसे इन बच्चों को ठीक किया जाए। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ठीक है, बच्चों से तो प्यार सबको होता ही है, टीचर्स को होता है, पेरेंट्स को होता है, भाई बहनों को होता है, दोस्तों को होता है। लेकिन अगर व्यवहार ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा हिंसक हो रहा है, या ये सारी चीज़ों में से आप जो मैंने बताई चीज़ें देखी जा रही हैं, तो फिर इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मन में ये ना सोचें कि ये चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अपने आप ठीक होती जाएंगी। कई बार ऐसा नहीं होता, और कंडक्ट डिसऑर्डर अगर है फिर अपने आप चीज़ें कैसे ठीक होंगी, अपने आप नहीं ठीक होती। इसमें कुछ ना कुछ एक इंटरवेंशन लेना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक प्रोफेशनल सहायता लेनी पड़ती है डॉक्टर से। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बहुत बार हमें नहीं पता होता कि ये एक मेडिकल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि इलाज लेंगे तभी से कुछ फ़र्क पड़ पाएगा, वरना अपने आप चीज़ें नहीं ठीक होती। तो अगर आप दोस्तों ये टॉपिक समझ पाए हैं, अगर आपको अब फ़र्क पता लग पा रहा है कि एक नॉर्मल एग्रेशन क्या होता है बच्चे का, कभी कभी गुस्सा आ जाना क्या होता है, और कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ, अगर आपको मन में ये पता लग पा रहा है कि मैंने आखिर ये वीडियो क्यों बनाया है,
किस तरह की फैमिलीज़ की हेल्प के लिए बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है ना कि अर्ली इंटरवेंशन सबसे बड़ी की होती है, क्योंकि ये आप समझते ही हैं कि अगर कोई भी बीमारी ना जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। बीमारी हो सकता है ठीक भी कर दी जाए या बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल में पाई जा सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसकी जो हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मन में फ़िक्स होती जाएंगी। उसके बाद फिर चेंजेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें जल्दी पकड़ में आए ना तो हमेशा बेटर होता है, ये चीज़ मन में ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।